खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में सालों से शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड्स पर लग रहे करप्शन के गंभीर आरोपों पर इन दिनों लखनऊ की सियासत जोरों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बातें सामने आने के बाद लगातार एक्शन में है और दोनों वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए अपनी मंजूरी दे चुके हैं। दागी वसीम रिजवी की चेयरमैनशिप वाले शिया वक्फ बोर्ड के 9 सदस्यों को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। माना यह जा रहा है कि दोनों वक्फ बोर्ड्स और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ इस मामले में सीबीआई जांच तय, जिसकी सिफारिश भी सरकार कर चुकी। उधर शिया वक्फ बोर्ड अपनी जांच में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा पर 2 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का आरोप लगा रहा है। बोर्ड के चेयरमैन यह भी दावा कर रहे हैं कि बोर्ड को भंग करने का अधिकार योगी सरकार के पास नहीं है और सरकार का रवैया असंवैधानिक है। बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी के वक्फ बोर्ड वाकई करप्शन का अड्डा बन गए और इनको भंग करने के अलावा अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों की बदअनवानियों की जांच बाज़ाब्ता तौर पर सीबीआई के सुपुर्द कर दी है। योगी हुकूमत ने इस मामले में यूपी के साबिक वजीर आजम खान और दोनों वक्फ बोर्डों के चेयरमैन के खिलाफ जांच की बात कही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इख्तिदार में आते ही कई अहम मुस्लिम मसाइल पर सख्ती से पेश आई है। बात वक्फ बोर्ड की हो या कब्रिस्तानों की हदबंदी की, हुकूमत ने सख्त मौकिफ अपनाते हुए सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था और अब इसे जमीनी सतह पर अमलाने की कोशिश भी की जा रही है। सियासत से अलग होकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर वाकई कहीं बदअनवानी के आसार नजर आ रहे थे तो कार्रवाई वाजिब है, लेकिन अगर इसे फिर सियासत के चश्मे से देखा जाने लगे, बदले की सियासत के तौर पर कार्रवाई की जाए तो बात अफसोसनाक होगी। जांच के मामले में योगी हुकूमत ने आजम खान का नाम सरे फहरिस्त रखा है, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी इसके रडार में है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी इदारे में अगर बदअनवानी हो रही हो तो हुकूमत को इसके खिलाफ कार्रवाई का पूरा हक है। इसी तौर से जो वक्फ माफिया है और जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज पर अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने कब्जा किया या कुछ वक्फ बोर्डों की जो शिकायतें बहुत ही गंभीर आईं, उसके आधार पर अलग अलग राज्य सरकारों को ये वक्फ एक्ट के तहत अधिकार मिला हुआ है कि वो इस तरह की चीज़ों को की रोकथाम करें और अगर बहुत गंभीर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है तो उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि इसमें लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। जो ज़मीनें बेची गई हैं और या ज़मीनें अपने निजी स्वार्थ के लिए ली गई हैं, चाहे वो पहले तमाम मंत्री रहे हों और चाहे अध्यक्ष रहे हों, सबकी जवाबदेही तय हो गई है और अब सीबीआई उनसे सवाल करेगी, वो अपने सवालों का जवाब देंगे और जो नहीं होगा वो बरी होगा और जो होगा वो जेल जाने की तैयारी करेगी। वक्फ बोर्ड बदअनवानी की जांच सीबीआई के सुपुर्द किए जाने के बाद योगी हुकूमत कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल स्कीम की भी जांच कराने जा रही है। इस जिम्न में हुकूमत ने 3 मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी है। ये कमेटी बाउंड्री वॉल की मुतनाज़ा जमीन तामीर की लागत को मार्केट रेट से मुआवजा करेगी। वाज़ेह है कि यह स्कीम यूपी की साबिका समाजवादी पार्टी हुकूमत ने शुरू की थी और 5 साल में इस स्कीम पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हुकूमत के इस फैसले के ताल्लुक से सियासत भी शुरू हो गई है। अपोजिशन का कहना है कि योगी हुकूमत को सियासी इंतकाम के एहसास से फैसले नहीं लेना चाहिए। राज्य सरकार को बदले की भावना से या किसी को नाजायज तौर पे फंसाने के लिए या राजनीतिक विद्वेष से कोई काम नहीं करना चाहिए। वस्तु स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है ये हम नहीं जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी के वक्फ बोर्ड वाकई करप्शन का अड्डा बन गए थे और योगी हुकूमत बोर्ड में चल रही बदअनवानियों के मामले में संजीदा है। करप्शन के घेरे में यूपी के वक्फ बोर्ड और अब सीबीआई जांच से कई चेहरे सामने आएंगे। ये समझना मुश्किल है कि ये हकीकी मानों में शफाफियत लाने की जानिब एक कदम है या फिर वही बदले की पुरानी सियासत। देखना यह है कि वक्फ बोर्ड पर लगे इल्जामात की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और इस मामले पर सियासत किस करवट
बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो करप्शन का अड्डा बन चुके वक्फ बोर्ड पर वाकई सुधारने की कोशिश इसे माना जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ बदले की सियासत? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी है जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। ताहिरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। शकील शमसी साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में। और थोड़ी देर में मुफ्ती एजाज कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सबसे पहला सवाल राजकुमार भाटी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मोहसिन रजा साहब जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का यह घोटाला है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी सरकार की नाक के नीचे वक्फ बोर्ड इतनी जबरदस्त धांधली करते रहे, बड़े बड़े घोटाले होते रहे, सरकार क्यों सोती रही? देखिए, ये सवाल तो तब पैदा होगा जब जांच के बाद कुछ निकल के आएगा। हाँ, अभी उन्होंने आरोप लगाया है, किस आधार पर आरोप लगाया है? जांच कराएं, बिल्कुल उन्हें अधिकार है और हम भी समर्थन करेंगे। कहीं कोई घपला, कोई अनियमितता हुई है तो उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, और योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, और जितनी चिंता उन्हें अचानक अल्पसंख्यक समाज और खासतौर से मुस्लिम वर्ग की होने लगी है, मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न उन्हें दिखाई देता है, 3 तलाक की चिंता उन्हें होती है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की उन्हें चिंता है, और उन्हें ये चिंता तो अच्छी है ना, इसे पॉजिटिव नजरिए से देखा जाना चाहिए ना। समीर अब्बास जी, बहुत अच्छी चिंता, बहुत अच्छी बात है कि 3 तलाक में अगर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको उनका हक दिलाने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड की जमीन जो लोग लूट कर बैठे हैं वो जमीन उनसे छीनने की कोशिश हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सुनिए, बहुत अच्छी बात थी अगर इसके पीछे राजनीति ना होती, इसके पीछे कोई और दूसरी कूटनीति ना होती। अगर इन्हें मुस्लिम समाज की इतनी चिंता, इन्हें मुसलमान एक भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिला विधानसभा का, इन्हें अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री भी बनाने के लिए कोई अल्पसंख्यक समाज से नहीं मिला, उसके मंत्री भी बहुसंख्यक समाज से बनाए गए हैं। और अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की खूब जांच कराएं और कहीं कोई घपला घोटाला मिलता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन किसी मंदिर ट्रस्ट की भी जांच करा लें। मंदिरों पर भी बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां कब्जे करके बैठे हैं, बड़े बड़े जो चढ़ावे आते हैं उनमें घपले होते हैं, बड़े बड़े आश्रम लोग कब्जे करके बैठे हैं और उनमें हत्याएं तक होती हैं, बंदूक तक चलती हैं। तो कम से कम निष्पक्षता सरकार दिखाई देनी चाहिए। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हनन, दुष्प्रचार और अफवाह इनके चरित्र का अंग रहा है। ठीक है, शाजिया जी इसका आपको जवाब देना चाहिए। भाटी साहब जो बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जरा समझाइए इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहती हूँ जी। मेरे ख्याल से भाटी साहब अपनी ही पार्टी के पहले के फैसले को जानते नहीं हैं। अखिलेश सरकार ने ही शिया वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। शायद ये जानते नहीं है और इतने इल प्रिपेयर्ड हैं, तो इसीलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। और फिर से री इलेक्शन हुआ था जो शिया बोर्ड के जो चेयरमैन थे 2015 में, तो ये पूरा मामला अदालत तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे किया। सबसे पहले तो शुरुआत बहुत साल पहले हुई। सब लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड बदनवानी का अड्डा है, कितने बड़े बड़े अड्डा हैं, और आम मुसलमान से उनका कुछ लेना देना नहीं है। रसूख वाले लोग, माफिया वाले लोग इसका हिस्सा हैं। उनमें से कुछ मुसलमान हैं, कई कुछ हिंदू हैं। तो बदनवानी के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। और मैं उनको बता दूं, सिर्फ मुस्लिम समाज की चिंता नहीं है, लेकिन बदनवानी के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। इसीलिए भू माफिया के खिलाफ पहली बार एक टास्क फोर्स बनाया गया है इस सरकार द्वारा, जो बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से तबादले होते हैं, जिस तरह से पुलिस में भर्तियां होती हैं, जिस तरह से एसपी और बाकी पोस्टों की नियुक्ति होती है, उस पर भी कड़ी निगरानी हो रही है। तो कई और चीजें हो रही हैं जिससे सिर्फ मुसलमानों का लेना देना नहीं है, लेकिन पूरे समाज का लेना देना है। अब बात आ गई वक्फ बोर्ड की, तो आप सोचिए जो मुतवल्ली होते हैं या कस्टोडियंस होते हैं, वो ओनर की तरह बिहेव करते हैं। इतना जबरदस्त लैंड जो गरीबों के लिए है, जो बेवाओं के हकूक के लिए है, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए है, जो सच में मुसलमानों के लिए है, उनका हक तो ये वक्फ बोर्ड के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो मार रहे हैं। तो उनको तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। योगी सरकार ने पहली बार गरीबों के लिए, और जो असली बेनिफिशियरीज हैं, वक्फ बोर्ड पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं और इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होती जो इनकम होती है, इसलिए उनका काम है वो डोनेशंस और चंदे पे चलते हैं और बहुत सारे लैंड उनके कब्जे में होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माफिया बन के रह गया है।
जो गरीब मुसलमान हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई शाजिया जी, आप ये मान रही हैं कि जो यूपी के वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ये करप्शन का अड्डा बन चुके हैं और अब इन्हें भंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, डिसॉल्व करना ही एक रास्ता है। जी, ये बात सब जानते हैं और आप किसी जी, और ये डिसोल्यूशन बहुत पहले हुआ, 2012 में हुआ, समाजवादी सरकार ने किया। जो भाटी साहब अफसोस होता है कि अपनी सरकार के फैसले के बारे में बेचारे कुछ नहीं जानते, और ये कई जगह ऐसा हो रहा है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी देखने की जरूरत है और भी बहुत सारी जगह है, क्योंकि खबरें लगातार आती रहती हैं। मैं पत्रकार रही हूँ, सहाफी रही हूँ समीर साहब आपकी तरह, तो ये आप भी जानते हैं और आम मुसलमान या आम हिंदू सब जानते हैं इस बात को। और कई रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। शाजिया जी, आप 2012 का जिक्र कर रही हैं, अखिलेश यादव ने बिल्कुल आपने सही कहा कि डिसॉल्व किया था, लेकिन फिर अदालत में इस पूरे केस का हश्र क्या हुआ ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि वसीम रिजवी जो कि बोर्ड के चेयरमैन थे, वो फिर वापस चुनकर आ गए, फिर वही सारा खेल बोर्ड में शुरू हो गया। तो रुका तो नहीं वो सब कुछ? बिल्कुल, अब क्या होगा? इसीलिए रोकने की जरूरत है ना, इसीलिए तो नई सरकार को इस पर बहुत सख्ती से काम लेने की जरूरत है। जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति हो रही है लगातार, और कुछ बहुत ही भ्रष्ट लोगों को, जिनका कुछ लेना नहीं है ना तो अल्लाह से ना तो मुसलमानों से, वो जो है बन के बैठे हुए हैं, रसूख वाले लोग हैं सारे, उन पर तो कड़ी कार्रवाई लेने की जरूरत है, ताकि जो लैंड है जिस पर कब्जा किया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, उसका फायदा लोगों तक पहुंचे, आम इंसान तक पहुंचे, आम मुसलमान तक पहुंचे। क्योंकि वक्फ का मतलब ही यही है, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और किसी का पर्सनल जागीर जी, नहीं होते आप हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ में पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जिस तरह से सियासत हुई वो हम सबने देखा है। इसके अलावा पिछली हुकूमत में भी जिस तरह से मुस्लिम तबके की तरफ से आवाज उठी, तमाम सैकड़ों महिलाएं अनशन पर बैठी रही, मौलाना कल्बे जवाद ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब क्या वाकई कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें मुसलमानों की भलाई है? अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और दोषियों को सजा मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? इसे बदले की सियासत के तौर पर क्यों देखें? नहीं, बिल्कुल समीर साहब, मैं आपसे बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक करती हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल रिवेंज की उससे नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी साथी शाजिया जी बोल रही थी, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन शाजिया जी आश्रम जो है वहाँ भी जो ज़मीनों का है, चढ़ावे में भी है, वो भी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर अभी उसका नहीं हुआ है तो ये जो वक्फ बोर्ड में धांधली चल रही है उसके पर ना किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड पे होने वाली धांधली पे पहले शिकंजा कस दिया गया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो ये बता रहे हैं कि 1,30,000 प्रॉपर्टी है, वो कितने अरबों की खरबों की है वो तो बाद में पता चलेगा, और उसमें से 1,30,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है और 7,900 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। 5,000 अवैध कब्जे हैं प्रॉपर्टीज में सुन्नी वक्फ बोर्ड के और 20,000 शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। पहले मैं कहना चाहूंगी कि जब अवैध कब्जे हैं और पता है तो उसको क्यों नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलने वाले लोगों ने, क्यों नहीं उन औरतों को जिनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया था, जो अबेंडन कर दी गई, अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे आ गई, गरीब हैं, जो मेहनत कश हैं, चिकन वर्कर हैं, जरदोजी वर्कर हैं, जिनके रहने का ठिकाना नहीं है, आपने उनको क्यों नहीं कुछ बुटीक खुलवाया? क्यों नहीं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी? क्यों नहीं आपने स्कूल खोले? आपने इतनी जमीनें अवैध हो गई, सेंट्रल लोकेशन पे आपने 1-1 रुपए 2-2 रुपए किराए पे दे दी है आपने जमीनें। उन गरीब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं स्कूल खोले गए? क्यों नहीं हॉस्पिटल मुहैया कराए गए? आपको पता है कि सच्चर कमेटी ने जो बताया, झुंझुना बच चुका है और तमाम कमेटियां गठित होती हैं, मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। अभी योगी सरकार भी ये कह रहे हैं, वो क्या करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। शाजिया जी बैठी है, इसके बाद कुछ इसका निकल के आएगा क्या? वो जो अवैध कब्जों में है वो कैसे दी गई, क्या हुआ, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि ये फिर ऐसे ही हो के फिर एक झुंझुना बजेगा कि हाँ मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, जो करप्शन है उसके खिलाफ आवाज उठेगी, तो उसके बाद पता चला कोई आवाज नहीं उठी। ठीक है, वोट बैंक इसका जवाब मिलूंगा शाजिया से, लेकिन शकील शमसी साहब उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार क्या आपको कुछ होता हुआ जमीन पर नजर आ रहा है? इस बार वाकई ऐसा लग रहा है क्या कि वक्फ बोर्ड में जो हालात थे, जिस तरह से भ्रष्टाचार करप्शन हावी था, उससे छुटकारा मिल सकता है क्या? यहाँ नहीं तो, क्योंकि 2012 की मिसाल तो हमारे सामने है और आज भी आप वक्फ बोर्ड का रुख देखिए, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, दोनों के चेयरमैन सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता, योगी सरकार की कुव्वत ही नहीं है कि हमको हटा ले, हम तो अदालत चले जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी जो वक्फ एक्ट है उसमें
दफा जो उसकी 99 है उसके तहत गवर्नमेंट को ये हक है कि वो डिसॉल्व कर सकती है। तो इस पे तो जब वो कोर्ट में जाएंगे तो खुद ही मुक्की खाएंगे, उसकी बात नहीं है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है पिछली गवर्नमेंट के ज़माने में वो ये हुई है कि जो वक्फ बेचे गए खाए गए उनके अलावा मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड की मिली भगत से हजारों ऐसी वक्फ को डी नोटिफाइड कर दिया गया, उनको ये कह दिया गया ये वक्फ नहीं है। उनकी जांच जब सीबीआई करेगी तो मालूम होगा कई अरब का इसमें घोटाला हुआ है, वो सामने आएगा। दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड के ऊपर साहब कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का घोटाला है, बिल्कुल होगा। और एक वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड पर एक जिम्मेदारी थी कि जो मुस्लिम तलाकशुदा औरतें हैं उनको पैसा देगा वक्फ बोर्ड, जो है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो पैसा देगा उनको, उनकी किफालत करेगा, ये भी था एक शक उसमें थी। लेकिन यूपी ने एक पैसा नहीं दिया, यूपी गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बेदार हुए, लोगों ने एहतजाज किए, एक आदमी की जान गई लखनऊ में, सैकड़ों लोगों को, जिन लोगों ने एहतजाज किया था उनको जेलों में डाल दिया गया, और जेल में डाला गया तो 28 मुकदमे लगा दिए गए। अगर हाईकोर्ट ने उन बच्चों को ना छोड़ा होता तो वो एनएसए और गुंडा एक्ट में बंद हुए होते, अगर हाईकोर्ट उनकी मदद ना करता। जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उनको इस तरीके से क्रश किया है उनको पिछली गवर्नमेंट ने कि अगर ये गवर्नमेंट कुछ ना करे। इस गवर्नमेंट के सामने लोगों ने पहले से उनसे डिमांड करना शुरू कर दी थी कि आप इस मामले की सीबीआई जांच कीजिए। और ये बहुत अच्छा काम किया योगी ने, कि योगी जी की सरकार ने, कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। और इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, समाजवादियों को बड़ा खुश होना चाहिए कि वो अगर बेदाग हैं तो एकदम साफ निकल आएंगे। आपको वजह क्या नजर आती है? आप खुद कह रहे हैं और ये सबने देखा है, उसकी रिपोर्टिंग भी हुई है कि वहां पर सैकड़ों महिलाएं छोटे इमामबाड़े बड़े इमामबाड़े के सामने धरने पर बैठी रही, खाना पीना छोड़ दिया, सरकार के सामने लगातार प्रोटेस्ट किया गया। उसके बावजूद भी वसीम रिजवी जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनका बाल बांका नहीं हुआ, सरकार पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी नजर आई। क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह ये थी कि उनके पीछे वक्फ मंत्री का हाथ था, उनके पीछे वक्फ मंत्री उनके साथ थे। उन्हीं ने वक्फ मंत्री के जितने दुश्मन थे उनकी जायदादें खड़े खड़े गिरवा दी। रामपुर में हुसैनी सराय थी, खड़े खड़े अपने सामने गिरवा दिया उसको। और जबकि वो चूंकि वो उनके मध्य मुकाबिल थे आजम खां के, वो जो आजम खां के लड़के के खिलाफ जो इलेक्शन लड़े थे नवेद मियां, उनके वो उसके मुतवल्ली थे। ऐसे ही कितनी जमीनें थी वहां पर जिनके बारे में अभी निकल कर आ रहा है सामने की यतीम खाने की जमीन पर प्राइवेट स्कूल बना दिया गया, और वक्फ की जमीन को 1 रुपए लीज के ऊपर, सालाना लीज के ऊपर दे दिया गया, अरबों रुपए की जमीन को। तो ये सब घोटाले हुए और वो उसमें सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड दोनों के चेयरमैन जो थे वो उनकी मदद कर रहे थे। तो इसलिए जाहिर बात है कि उनका बाल बाका कैसे हो सकता था। भाटी साहब आप सुन रहे हैं ना, शिया वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के चेयरमैन, और दोनों के चेयरमैन जो थे उनके सर पर हाथ था आजम खान साहब का, इसलिए ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। वरना अगर सरकार नहीं चाहती तो हो नहीं पाता ये 1 लाख करोड़ का घोटाला। देखिए 1 लाख करोड़ का घोटाला तो वो हवाई बात है। हाँ। और ये केवल मुंह से कह दिया, अब ये आपने उसे सत्य मान लिया, वो तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने खुद कहा कि हमें जांच में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। और जांच का हम स्वागत करते हैं, जांच हो। अगर वक्फ बोर्ड को भंग करने की उचित समझती है सरकार तो भंग करे, नए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। लेकिन मैंने तो सवाल जो सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत चल रही है, मैंने तो उस पर सवाल उठाया कि उन्हें एक तरफा जो सुधार का आंदोलन वो चला रहे हैं। हाँ। कि मुस्लिम महिलाओं को हक देंगे, हिंदुओं में कितनी बच्चियों को अभी आखिर तीज पे राजस्थान में शादियां होती हैं, 6-6 महीने की बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, 6-6 महीने की बच्चियों की। हिंदुओं में कितने तलाक के नहीं, इसका वास्ता है। यहाँ पर आप जांच की बात कर रहे हैं, इसका वास्ता समीर अब्बास जी है। जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ केवल आपने एक विषय पर केंद्रित किया है। अगर मैं दूसरी बात कहूंगा तो विषय का भटकाव हो जाएगा। वरना सच्चाई है कि देखिए जो राष्ट्रीय सेवा संघ है, आरएसएस है, उसकी राजनीति बहुत गहरी, इस मामले में बड़े योजनाबद्ध तरीके से वो काम करते हैं। क्या बात है कि आजकल उन्हें मुस्लिम समाज का ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हाँ। वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, 3 तलाक दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार तो दिखाई देना चाहिए ना, चाहे वो हिंदू का भ्रष्टाचार या मुसलमान का भ्रष्टाचार हो। इसमें जाति और मजहब कहां से आ गए? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो वो दिमाग है जो कि देश को खाया जा रहा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उत्तर प्रदेश में हमेशा आजम खान हमेशा निशाने पर रहे। उनके निशाने पर सीधे आजम खान रहते हैं। आजम खान को कैसे बदनाम किया जा सकता है और कैसे घेरा जा सकता है, शाजिया जी, केवल इसमें उनकी दृष्टि है। शाजिया जी, भाटी साहब कह रहे हैं टारगेट दरअसल आजम खान है। देखिए मैं अगर आजम खान मुतला रहे हैं इन सब चीजों में और उनकी सरपरस्ती रही है भ्रष्ट लोगों के साथ जिन्होंने आम मुसलमान का और एक औरतों का और बच्चों का हुकूक मारा है,
तो जाहिर सी बात है वो टारगेट होने चाहिए। हर एक इंसान जिसने ऐसा काम किया वो टारगेट होना चाहिए। क्या आप जानते हैं समीर साहब कि आप यकीन नहीं करेंगे, कमर्शियल लैंड किया गया है, वो वक्फ की जगहों को कमर्शियल लैंड यूज करके मॉल्स बनाए गए हैं, शॉपिंग एस्टैब्लिशमेंट्स बनाए गए हैं। वो सारा जो पैसा था, वो सारा जो लैंड था जिसको बच्चों के और यतीमों के लिए काम करना था, उनके फायदे के लिए, वो सबसे दरकिनार है। ये सिर्फ अड्डे हैं करप्शन के और पैसे बनाने के। लेकिन मैं एक और बात कह रही हूँ, जैसे कि भाटी साहब कह रहे हैं ये सब सियासत हो रही है, मैं कहूंगी उनका जवाब खुद सियासत है। और ये बार बार कह रहे हैं कि 6 महीने की बच्चियां, तो चाहे वो भ्रूण हत्या हो या दहेज उत्पीड़न हो या चाइल्ड मैरिज हो, तो उसके खिलाफ कानून है कि नहीं है। वैसे ही ट्रिपल तलाक की बात आई तो उसके लिए कानून की तो बात हो रही थी, तो उसमें तो उनको साथ देना चाहिए था। और अगर बीजेपी का स्टैंड वही है जो कुछ मुसलमान औरतों का है, और वो कुरान सम्मत स्टैंड है, संविधान सम्मत स्टैंड है, महिलाओं के हक का स्टैंड है, तो उनको तो खुश होना चाहिए। तब तो उनको कहना चाहिए कि भाजपा मुसलमानों की मुस्तहक के फायदे के लिए सारा काम कर रही है। तो खुद आप सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है इनके आर्गुमेंट। ठीक है, ताहिरा जी भी कुछ ऐड करना चाहिए। ताहिरा जी सवाल वही है कि क्या बिना सरकारी लोगों के मिली भगत के, बिना सरकार का हाथ सर पर रखे ये मुमकिन था भ्रष्टाचार? इतना बड़ा करप्शन जो कि कहा जा रहा है 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का घोटाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ, ये तो देखिए अब इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल अगर सरकारों की इसमें उनको मदद नहीं मिलती तो चाहे शिया चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की ये हिम्मत नहीं होती कि इतना बड़ा करप्शन करते हो। अभी भी जैसे आप कह रहे हैं, सीना ठोक के दोनों के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो अभी भी मुतमईन है। उनको लगता है कि अभी भी कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट हर चीज में बहुत कम है। इट्स वेरी लो। जो लोग इस तरह का करप्शन करते हैं या क्राइम करते हैं, दे गेट अवे। यही तो वजह है कि करप्शन बढ़ता जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने पढ़ा पेपर में, शकुंतला यूनिवर्सिटी के लिए भी है कि वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन का मिसयूज हुआ है, तो उसमें तो इन समाजवादी पार्टी को भी जवाब देना होगा, और इससे पहले अगर कोई पार्टी इसमें मुनव्विस है तो उसको भी जवाब देना होगा। ये तो नहीं कि अगर करप्शन है और आप गरीबों के और खासकर वो माइनॉरिटी के जो मुसलमान लोग हैं जिनके पास ना एजुकेशन है ना लाइवलीहुड का कुछ सहारा है, जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, तमाम कमेटियां बता चुकी कि इनके हालात बस से बदतर हैं, दलितों से बदतर, सबसे ज्यादा कच्चे मकान इनके हैं, उनको आप कुछ दे नहीं पाए। जो पैसा आपके पास जमा था, जो आप मुस्तहक लोगों को नहीं दे पाए, और आपके पास अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स ना हो, आप मलाई खाइए आराम से और आपको कहा ना जाए, क्योंकि कुछ मौलाना किसी की गोद में बैठेंगे पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ मौलाना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैठेंगे, और हम जैसे जब लोग बोलेंगे तो उन मौलानाओं को भी बुरा लगेगा, उन मौलानाओं के रहबरों को भी बुरा लगेगा कि जाहिर है। लेकिन हम समाज के उन गरीब कुचले निचले पायदान के लोगों की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हम फूड सिक्योरिटी के लिए उठाते हैं, हम किसानों के लिए उठाते हैं, हम खेत मजदूर महिलाओं की बात करते हैं, हम बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं 2015 में जो हाई कोर्ट की फटकार आई थी कि सरकारी नौकरियों में लोग जो हैं और नेता लोग अपने बच्चों को भेजे सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं भेजा गया? पिछली सरकार ने क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं सबको, अमीर गरीब को बराबर का एजुकेशन दिया? क्या गरीब सिर्फ वोट देने के लिए है? मैं यहाँ किसी जात पात या धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 80% जनता की, जिसमें मुसलमान भी नीची पायदान पे है। और उसकी जब उसकी कम्युनिटी की तरफ से ये वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, इन वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि मुस्तहक लोगों को पैसा दें, एजुकेशन के लिए स्कूल खोलते, हॉस्पिटल खोलते, उन स्लम एरियो में स्कूल खोलते। क्यों नहीं खोले इन्होंने सब अपने को बढ़ाते चले गए और बताते चले गए। ये बताएंगे कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, इनको सर्टिफिकेट मिला है, ये सिर्फ अल्लाह मियां को पहचानते हैं, तो ये हम नहीं मानेंगे। और ना हमने माना है ना मानेंगे। हम ट्रिपल तलाक के लिए भी लड़ेंगे जब गलत बात कोई सरकारें करेंगी, लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। दिक्कत आजम खान पर इसलिए भी वो सीबीआई जांच के घेरे में आएंगे क्या? जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया कि कुछ जमीन जो जौहर यूनिवर्सिटी की अक्वायर की गई वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम करा दी। फंड में पैसे, ये सबसे बड़ा मामला है क्या आजम खान के खिलाफ? आजम खान के खिलाफ वहां पर कई रामपुर में कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ग्रैब करके अपने लिए बनाए स्कूल और
उसमें भी, यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, खुद समाजवादी पार्टी ने सीबीसीआईडी की जांच बिठाई थी इसके ऊपर वक्फ बोर्ड में, और 6 मुकदमे उसने कायम किए। और जब उसमें ये चेयरमैन का नाम आ गया वसीम रिजवी का, तो आजम खान ने उस पर जोर डाल के दोबारा उसकी जांच करवाई, उसका नाम हटवा दिया। उसके अलावा जो उसमें 6 लोग थे, आज तक एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ उस मामले में। उसके अलावा खुद वसीम रिजवी के जो 2 मामलों में वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट से जमानत लिए हुए हैं। अच्छा, 2 करप्शन के 2 केसेस में, हाई कोर्ट से नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से लिए हुए हैं। उसके बावजूद जो है वो आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि नहीं, हम बेईमानी नहीं कर रहे। मुफ्ती एजाज साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, बहस का हिस्सा हैं वो भी, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। मुफ्ती एजाज साहब, ये बताइए कि बोर्ड ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? जिस तरह से मामला अब सामने आ रहा है, परतें खुलती चली जा रही हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार अब जांच की बात कर रही है, सीबीआई जांच होगी। इसके अलावा वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी जांच पूरी भी हुई, जांच में यह बात सामने आई कि जबरदस्त तरीके का करप्शन इन वक्फ बोर्ड्स में हुआ है, इसलिए इनको डिसॉल्व करना चाहिए। कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक दायराकार है और उस दायरे में रहते हुए वो आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं भी 2 टर्म से लगातार दिल्ली वक्फ बोर्ड में मेंबर हूँ। इस हैसियत से मेरी बारीकी से निगाह है दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भी और दुनिया भर के वक्फ बोर्ड पर भी। इस हैसियत से मैं बहुत बारीकी के साथ बात कर सकता हूँ। जहाँ तक अभी यूपी की हालत है और दिल्ली की हालत है, दिल्ली में तो वक्फ बोर्ड डिसॉल्व है। याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने खुद ही इस्तीफा दिया था यहाँ के जो करप्शन को देखते हुए, और जिसकी वजह से यहाँ के जो चेयरमैन थे उस पर जो है एसीबी से लेकर सीबीआई तक की इंक्वायरी चल रही है और भी कई इंक्वायरी चल रही है, और यहाँ का बोर्ड डिसॉल्व है। जहाँ तक यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट, दिल्ली यूपी के गवर्नमेंट मुखलिस इस वक्त लग रही है कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से वो बहुत कुछ स्टेप लेने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको मैं याद दहानी करा दूं कि पिछले ही हफ्ता हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी निजामुद्दीन में है, जो तिकोना कब्रिस्तान के नाम से औराई के सामने है, उस पर कब्जा करने की डीडीए कोशिश कर रहा है। बजाब्ते शहरबानी कर दिया। यूपी का जो शिया वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। देखिए, यूपी में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, जो वहाँ वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है। किसी भी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन यूपी में आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो करप्शन का अड्डा बन गए थे? देखिए, उन्हें डिसॉल्व होना चाहिए, मानते हैं आप? नहीं, करप्शन का अड्डा तो तकरीबन हर जगह बना हुआ है, हर स्टेट में बना हुआ है। इस वक्त होनी चाहिए ना फिर कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जिस इंटेंशन के साथ डिसॉल्व किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि सिर्फ जगह खाली करके अपने एजेंटों को, अपने वर्करों को बिठाने के अलावा और कोई इंटेंशन के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप कहेंगे कि एजेंडा है ये? नहीं, एजेंडा नहीं है, अपने लोगों को बिठाने की कोशिश है वहां पर जगह खाली करके। यानी अगर करप्शन हो रहा था तो ये पिछली सरकार का एजेंडा था? नहीं, करप्शन हो रहा है तो आप कार्रवाई करें ना, इंक्वायरी करवाएं ना, ये क्या मतलब होता है? इंक्वायरी तो हो रही है, यहाँ का बोर्ड डिसॉल्व होना ठीक है, वहाँ का गलत है, ये कैसे बात मान सकते हैं आप? यहाँ का बोर्ड डिसॉल्व होना सही है, क्योंकि यहाँ की नॉन बीजेपी ने किया, वहाँ बीजेपी कर रही तो गलत है। यहाँ भी तो बीजेपी वाले खुद सामने कर रहे हैं। यहाँ पर तो अभी मैं पिछले हफ्ते का वाकया बता रहा हूँ कि तिकोना कब्रिस्तान में जाकर के डीडीए ने मस्जिद तक को शहीद किया है, वहां पर जाकर के चेहरदवारी किया, जो सबकी नजरों के सामने, ओबराय होटल के सामने, वहां पर डीडीए कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खुद यूपी के अंदर, यूपी की जो डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, यूपी में जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें 60% वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एजेंसियों ने कब्जा कर रखा है। वहां की गवर्नमेंट एजेंसियों ने, क्या गवर्नमेंट से ये आजाद कराएंगे? क्या योगी सरकार गवर्नमेंट से इन प्रॉपर्टियों को आजाद कराएगी? अगर इतनी बड़ी मुखलिस है तो ठीक है, डिसॉल्व कर दे, ये अपने किसी अपने वर्कर को बैठा देंगे ला करके। इसके अलावा और क्या करेंगे? ये जो जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं, वहां पर किस तरह की धांधली, किस तरह के घोटाले, किस तरह के कब्जे हो रहे हैं, उस पर भी तो ध्यान दीजिए ना। आप उन जमीनों की बात करें जो सरकार के पास है। नहीं, जो वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हो रहे थे उस पर आंख क्यों बंद रही है? अगर किया है, लेकिन जो सरकारी मशीनरी, जो आपके पास, उसका क्या होगा? ठीक है, तायरा जी मैं आऊंगा आपके पास। मुफ्ती एजाज थोड़ी देर से हमारे साथ तो इस डिबेट में जुड़े हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। तायरा जी आप ही के सवाल के साथ शुरुआत करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड्स को डिसॉल्व करना ही क्या एकमात्र रास्ता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व करना ही यूपी सरकार के पास एकमात्र रास्ता बचा? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले ताहिरा हसन जी कुछ सवाल करना चाह रही थी। ताहिरा जी, आप ही के सवाल से मैं शुरुआत करता हूं इस बहस की। आप पूछिए, क्या पूछना चाह रही थी आप? जी नहीं, मेरा पूछना था, अभी मौलाना साहब ने कहा
कि 60% जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उन पे सरकार के लोगों का कब्जा है, सरकार का कब्जा है। मेरा सवाल है कि आपने बड़ा उम्दा सवाल रखा, लेकिन ये बताइए कि अगर 60% पे थी जो वक्फ की जमीनें हैं, उन पे अगर सरकारों का कब्जा था, तो जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट थे ये क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं लीगल उसमें गए फाइट में? इसका जवाब आप दीजिए। ये कोई थोड़ी है कि आपने चैनल पे एक जुमला उछाल दिया और उसको लपकते फिरे, कैच करते फिरे। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। यकीनन ऐसा है, खुद जो सूरत हाल यूपी की है वही सूरत हाल दिल्ली की भी है, और दिल्ली में गुज़िश्ता कई 2 टर्म से मैं मेंबर रहा हूं। दिल्ली का हम आज नहीं जिक्र कर रहे, यूपी की बात हो रही। मैं एक सवाल इसमें जोड़ देता हूं, मुफ्ती एजाज साहब, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद को हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो तमाम शिया मौलानाओं ने आवाज उठाई, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी सुन्नी मौलाना ने आवाज ही नहीं उठाई। मतलब आवाज बुलंद ही नहीं की गई कि करप्शन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं भी होता है या इस तरीके से कोई भी ऐसा हादसा हुआ है तो लोग गए हैं वहां पर और जगह पर जाकर के आवाज उठाए हैं। देखिए असल में होता क्या रहा है कि आप बताइए ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड के करप्शन के खिलाफ किसने आवाज उठाई? मौलाना कल्बे जवाद साहब को हमने देखा कि वो लखनऊ की सड़कों पर उतर आए, सैकड़ों का मजमा उनके साथ हुआ, इतने दिनों तक अनशन चला। कल्बे जवाद साहब का था एक निजी मामला था, और आजम खान से उनका टकराव की जो शक्ल थी, निजी शक्ल थी, निजी लड़ाई ज्यादा थी, वो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँ, जो ये बता रही थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वक्फ एक्ट जो 95 था उसमें बहुत सारी कमजोरियां थी, जिसकी वजह से जो है कहीं भी उसका इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है 2010 में, जो 13 में जाकर के वो कंप्लीट हुआ है 13 में, ये अमेंडमेंट बिल जो है ये काफी सख्त है। अगर उसका इंप्लीमेंटेशन मजबूती के साथ हो और उसमें गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो अगर साथ दें उसके इंप्लीमेंटेशन में, तो यकीनन जो है वक्फ की सारी प्रॉपर्टी खाली हो सकती है। उसमें तो डायरेक्ट ऐसा है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई आदमी अगर बैठ रहा है, जाकर के कदम भी रख रहा है, तो नॉन वायलेबल ऑफेंस तक बताया गया उसमें, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ के पास, वक्फ खुद ऐसी एजेंसी है, मैंने देखा, मेरा जो तजर्बा रहा है कि अगर किसी को एविक्शन के खाली कराने का ऑर्डर किया जाता है तो वहां पर खाली कराने के लिए पुलिस की मदद की जरूरत है। वो लोकल जो है एसडीएम के जरिए से खाली होगा, लोकल एसडीएम पुलिस की मदद लेकर खाली कराएंगे, लेकिन इसमें कहीं भी सरकारी मशीनरी की कभी कोई मदद नहीं मिलती है, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार का इंटेंशन कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के क्लियर नहीं रहा है, हमेशा उसका गैर मुखलिसाना किरदार रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में वक्फ की सूरत है। चूंकि वक्फ प्रॉपर्टी यूपी में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चेयरमैन को अपने पद पर बने रहने का क्या हक है जिसके खिलाफ इतने सारे करप्शन के चार्जेस हो? देखिए, और लगातार मुझे मालूम नहीं, यूपी सरकार डिसॉल्व कर सके, कर देना चाहिए अगर ऐसा है, तो मैं जानता भी नहीं कि तारा जी 1 मिनट, मैं इस वक्त जानता नहीं कि वहाँ वक्फ के कौन अध्यक्ष है, वक्फ के चेयरमैन कौन है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि सिर्फ डिसॉल्व कर देना मसले का हल नहीं है। डिसॉल्व ये तो अपोजिशन का काम या दूसरे लोगों का तो काम ही होता है कि मतलब इल्जाम लगाना। कोई चीज अगर इल्जाम वो प्रूफ कर दें सही, अगर कि ये सही है, उसके सामने साबित कर दे कि ये ऐसा हो रहा है, और उसके बाद उसको खुद जो है अखलाकी तौर पर होना चाहिए। सीबीआई जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, इससे कौन भाग रहा है? चाहे वो खुद उसके चेयरमैन भी नहीं भागेंगे, चेयरमैन से भी अगर पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच करा लीजिए। बिल्कुल भाटी साहब, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सरकार की शय पर यह सब कुछ चल रहा था, वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार पनप रहा था, फल फूल रहा था सरकार की शय पर, क्योंकि 2012 से यह मामला सबके सामने है कि किस तरह की चीजें यहां पर हो रही थी। उसके बावजूद भी ना उसे रोकने की कोशिश की गई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शय दी गई। नहीं, अभी बातचीत में आपने खुद कहा कि अखिलेश यादव जी ने भी जांच के आदेश दिए थे, सीबीसीआईडी से जांच भी कराई थी और कुछ लोगों को हटाया भी गया था। तो सरकार की, हमारी सरकार की तो कोशिश थी कि कहीं वक्फ की जमीनों पर कब्जे ना हो, उनका दुरुपयोग ना हो, उन संपत्तियों का जो ठीक उपयोग हो। और जहां तक अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, तो इसकी जब जांच होगी और कोई चीजें सामने आएंगी तभी कुछ कह पाएंगे कितने कहां अनियमितता मिली है। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी जांच में तो ये सामने आया है ना, तमाम तरह की इरेगुलरिटीज पाई गई, फ्रॉड एंड करप्शन के चार्जेस ऑफिस बीयरर्स के खिलाफ पाए गए, जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी वक्फ की उन्हें बेचा गया। इसमें आजम खान का भी नाम है, उन्हें ब्लेम किया गया इस बात के लिए कि जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में उन्होंने बनाई, उन्होंने वक्फ बोर्ड की कुछ जमीन
जौहर यूनिवर्सिटी के नाम रजिस्ट्री करवा ली। तो ये सारे आरोप तो सामने है ना। वक्फ बोर्ड की कुछ जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ली गई, लेकिन नियम कायदे कानून के अनुसार ली गई, जो कुछ कायदे कानून के अनुसार लिया जा सकता था। कोई चोरी से तो वो ली नहीं गई, सबके सामने ली गई। सरकार आपकी है तो नियम भी आप ही के हैं, उसमें क्या परेशानी है? सरकार किसी की सरकार तो सबकी नियम तो होगा कि जिस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का आप हवाला दे रहे हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल कोई जुडिशियरी बॉडी नहीं है, वो सरकार की एक एजेंसी है। वो सरकार की एजेंसी है, उसमें सरकार की पार्टी के लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग बैठे हुए होते हैं। उसमें कोई नहीं है कि वो अफसरान ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल होते हैं। 20-21 लोगों की एक बॉडी होती है और सबके सब पॉलिटिकल लोग होते हैं उसमें, वही लोग होते हैं। तो जाहिर है कि वो अपनी पार्टी की मंशा के मुताबिक नहीं काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे वो। ठीक है शाजिया जी, अब ये जो वसीम रिजवी साहब हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ये कहते हैं कि जो आरोप मोहसिन रजा साहब हमारे बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं, मुझ पर लगा रहे हैं, वो आरोप तो उनके ऊपर भी हैं। वो ये कहते हैं कि सफीपुर उन्नाव में मोहसिन रजा साहब खुद 2 करोड़ की वक्फ बोर्ड की जमीन अक्वायर करके बैठे हुए हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये कहीं बदले की सियासत या पॉलिटिकल वेंडेटा तो नजर नहीं आ रहा है कि तुम मेरे ऊपर आरोप लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। नहीं, मुझे लगता है जिसने भी अगर गैर कानूनी तरीके से और अपने लिए अपनी खुदगर्जी के तहत लैंड को हड़पा है, कभी वक्फ के नाम को लेकर या माफिया के नाम को लेकर, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके भू माफिया के खिलाफ एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है कि ये कदम उठाया गया है, और उसको बजाय ये बार बार कहना कि योगी सरकार कर रही है, ये सरकार कर रही है जो काम सरकार को करना चाहिए अपने बाशिंदों के लिए, और वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो ये अच्छी चीज़ है। हर चीज़ को ऐसे देखने की ज़रूरत है, क्या इससे आम मुसलमान, आम इंसान का फ़ायदा है, और अगर फ़ायदा है तो करना चाहिए। ये गोल मोल बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर भाजपा की सरकार है और बदनवानी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है तो उसको अपलॉड करने की जरूरत, उसकी तारीफ करने की भी जरूरत है। भाजपा बदनवानी कर रही है या खिलाफ में कदम उठा रही है? शाजिया, लेकिन भाटी साहब ये सवाल उठा रहे थे ना कि अल्पसंख्यकों से जुड़े संस्थानों की सारी जांच क्यों हो रही है, क्यों उसी पर खास ध्यान दे रही है सरकार? मंदिर मठों की जांच कब होगी, ये सवाल उठाया था उन्होंने। नहीं, गलत कह रहे हैं। भाटी साहब बेचारे जानते ही नहीं है कुछ ना। भाटी साहब शायद जानते नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। ये सरकार जो है, जो भ्रष्ट अफसर रहे हैं, जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी हावी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि लैंड माफिया के खिलाफ बाकायदा टास्क फोर्स है। वो उससे सिर्फ मुसलमानों का लेना देना नहीं है, उससे सब हिंदू मुसलमान सिख शामिल हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई है। और अगर वक्फ बोर्ड में भी मुलव्विस है बदनवानी में और इतने बड़े पैमाने में, जिसकी जानकारी सबको है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, सियासत अखबार हमारे घर का अखबार है, मौलाना इसाक इल्मी साहब की बेटी हूं मैं। और मैं बता दूं आपको, 10-15 साल से वक्फ बोर्ड की करप्शन की बातें लगातार सब लोग करते हैं, बात करते हैं, और अफसोस के साथ करते हैं। इतनी गुर्बत में मुसलमान रह रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। कुछ मौलवी आते हैं टीवी चैनलों में, लेकिन उनके सामने हुकूक हक मारे जा रहा है गरीब का, लेकिन उसमें बोलने को कोई तैयार नहीं है। ये अफसोस की बात है। और मुफ्ती एजाज साहब, यही सवाल था, आप चुप क्यों रहे? आप सब कुछ देखते क्यों रहे? हम तो चुप कहाँ रहते हैं, हम तो आप ही को आईना दिखाने के लिए तैयार हैं कि आपका 11 अशोका रोड अपने पीछे पूरी एक कोठी को कब्जा किए बैठा हुआ है। 11 अशोका रोड के पीछे 500 साल पुराना टॉम्ब है, आज भी महफूज है। आज भी आप ही के नेता उसमें जो है चरागा करते हैं जाकर के, और पूरी एक कोठी 1000 गज से ज्यादा, जिसको अगर दे दे तो न जाने कितने करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए और गरीबों के लिए आएंगे। लेकिन आपका 11 अशोका रोड उसको खाली करने के लिए तैयार नहीं है। खाली क्या, वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कब्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अपने कुछ सर्वेंट को वहां पर बिठा रखा है और अंदर जो है वालों को घुसने भी नहीं देते हैं। ये 11 अशोका रोड की बात है, जरा देख लीजिए और फिर शर्म कीजिए और फिर बदले की कार्रवाई कीजिए शाजिया जी। और मौलवियों को क्या बदनाम कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम ये है समीर, प्रॉब्लम ये है समीर, प्रॉब्लम ये है सुनिए, आप जैसे मौलवियों को बदनाम कर रही हूं मैं, और आप बल्कि उजागर कर रही हूं कि आपकी बदनीयती के बारे में बता रही हूं कि आप सियासी ज्यादा हैं, मौलवी कम हैं। सियासत की आपकी सोच, और मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप इतने नफरत में आपका बाप क्या थे? आप भी मौलवी की बेटी, अभी आपने खुद कहा ना कि मैं मौलवी की बेटी थी। खुद अभी इन्होंने कहा कि मैं मौलवी की बेटी हूँ। मौलवी की कौन सी विरासत आपने ली अपने अंदर में?
इसीलिए मैं आपने खुद कहा ना, बिल्कुल फक्र के आपने साथ खुद कहा ना, तो आपने मौलवी की कौन सी विरासत अपने अंदर लिया? आपने कौन सी विरासत ली आपने? अभी आपने ऐलान किया ना यहाँ पर आके कि मैं एक मौलवी की बेटी हूँ। मोहसिन रजा भी अगर है तो उनके फख्र की बात है, तो मौलवी की कौन सी विरासत आपने ली? बाप से कौन सी विरासत आपको मिली है? उनके बीजेपी के तर्जुमानी कीजिए। मुफ्ती एजाज साहब, ठीक है मुफ्ती एजाज, शाजिया जी, पर्सनल ना हो इसमें हम बड़ा मुद्दा पीछे रह जाएगा। ताहिरा का जवाब देना, 1100 करोड़ का जवाब देना। एक मिनट ताहिरा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड के जिस तरह से चेयरमैन होते हैं, साथ ही कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि जिनकी नियुक्ति जो होती है वो सियासी होती है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में रहती हैं, जिसकी सरकार होती है, वो नेता जो चाहता है वो करता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपको सियासत भी नजर आती है क्या कि अगर किसी एक पार्टी की सरकार होगी तो उससे जुड़े हुए कुछ मौलाना उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो जाए? मैंने कहा था, नहीं मैंने कहा ना कि मौलानाओं को गोद में लेती है पार्टियां, लेकिन मेरा यह कहना है कि कम्युनिटी के लिए अगर आपके अंदर जरा भी दर्द है, आप कम्युनिटी के लिए हैं, तो आपने उस पर आवाज, वो प्रेसिडेंट चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, अगर उनको लग रहा था कि सरकार इतनी जमीनें हड़प रही है, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं 60% बहुत बड़ी चीज होती है, तो आवाज तो उठाना चाहिए था। अब ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उनके ऊपर, वो कोई भी हो प्रेसिडेंट। जनाब आपने आवाज उठाने का आपको आप बहुत बड़े बनते हैं, झंडा बरदार मुसलमानों के, और आप मुसलमान जो पसमंदा हालात, आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी है? क्या कर रहे हैं? हम तो उठा रहे हैं आवाज मौलाना साहब, हम तो आवाज उठा रहे हैं, आपके खिलाफ भी उठाते रहते हैं। 3 तलाक पे बराबर आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, हर चैनल पे होती रहती है। आप जो है आप जुमले उठा दीजिए और उम्मीद करिए कि हम आपके यहाँ मिला। देखिए आप वहाँ पर चैलेंज करिए मौलाना साहब, हम लोग गरीबों का काम करते हैं, हाशिया समाज का काम करते हैं। शकील शमसी साहब, इस वक्त जरूरत सबसे ज्यादा क्या है, जिसकी बार बार सरकार की तरफ से बात की जा रही है कि बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, उसकी ज्यादा जरूरत है या जल्द से जल्द सीबीआई जांच की जरूरत है जिसकी सिफारिश की हुई है सरकार? ख्याल में डिसॉल्व किए बगैर निष्पक्ष जांच, जो गैर जानिबदाराना जांच की मुश्किल होगी, इसलिए डिसॉल्व करना जरूरी है और उस दफ्तर में ताला लगाया जाए जहां पर चेंज कर दिए जाएंगे कागजात सीबीआई इंक्वायरी से बहुत पहले। तो पहले तो जो वक्फ के चेयरमैन है उनका आना जाना वक्फ बोर्ड में बंद हो, और डिसॉल्व करके उनको हटा के बिल्कुल बेदस्तोपाक करके उसकी जांच होगी, तभी होगी, वरना वो जांच बहुत ज्यादा उसमें मुतासिर कर सकते हैं और जो कागजात है उनमें हेरफेर कर सकते हैं। तो पहला काम तो डिसॉल्व करना ही जरूरी है, डिसॉल्व करें। और जहां तक मोहसिन रजा पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मोहसिन रजा भी उस जांच में आ जाएंगे, उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? काहे के लिए परेशान इतना ज्यादा? जब जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, तो उनकी जांच भी होगी। और आजम खां कह रहे हैं मेरा कुछ खतरा नहीं है, उनको वो कहते हैं मुझे कोई खतरा नहीं है। तो जब कोई खतरा नहीं है तो फिर होने दें जांच, परेशान काहे के लिए इसमें सब लोग? शाजिया जी, अब अगला स्टेप क्या होने वाला है सरकार का? क्या आप बताना चाह रही हैं, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जिस बात का जिक्र शकील साहब कर रहे थे वो एक खतरा तो है, क्योंकि अभी भी बोर्ड पर उन्हीं तमाम लोगों का कब्जा है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के साथ में हैं। ऐसे में जांच में जब शुरू हो तो कुछ गड़बड़ी ना सामने आए, इसके लिए बहुत सारे फेरबदल किए जा सकते हैं, इसकी गुंजाइश है? नहीं, मैं शमसी जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जरूरी है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और वो सब कुछ तभी मुमकिन है जब जो उस पे जो काबिज हैं, और बिल्कुल आप समझिए इस तरह से काबिज हैं कि वो हिलने का नाम नहीं लेते, और बिल्कुल भी जरा सी भी हसास नहीं है, सेंसिटिव नहीं है किसी भी इश्यूज को लेकर जो सीरियस है, उनको वहां से हटाने की बहुत जरूरत है ताकि वो वहां से हटें। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी उम्मीद तो जगी है कि जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और दोषी जो हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनें खाई हैं, जमकर भ्रष्टाचार किया है, और जिनकी हुकूमत में यह भ्रष्टाचार पलता बढ़ता रहा है, उन पर भी आंच आएगी। जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, और यह भ्रष्टाचार का जो सिलसिला सालों से जारी है वक्फ बोर्ड में, वो खत्म होगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।